नमस्कार। कहानी संकलन की इस कड़ी में हमारी अगली कहानी है अधिकार। ये कहानी विक्रम वेताल की कहानियों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अधिकार। वेताल विक्रम से बोला, विक्रम, मैं समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। पर मेरी एक शर्त है कि कहानी सुनकर तुम्हें निर्णय देना है। याद रखना विक्रम, यदि जानते बूझते तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। विक्रम खामोश रहा। वह जानता था कि इधर उसने मुंह खोला और उधर वेताल गायब। विक्रम के किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। मगध देश की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी। जैसी वह रूपवती थी वैसी ही गुणवती भी थी। उसके युवा होने पर एक से एक गुणी राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे, मगर उनमें से किसी भी रिश्ते को राजकुमारी ने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमारी की माँ को चिंता सताने लगी कि बेटी हर रिश्ते को क्यों ठुकरा देती है। आखिर उसके मन में क्या है? उसने पूछा, बेटी, तू हर रिश्ते को क्यों ठुकरा रही है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ, इनमें से कोई भी वर मेरे योग्य नहीं है, इनमें से कोई भी वर मेरे योग्य नहीं है। मगर बेटी, तुम्हें कैसा राजकुमार चाहिए? माँ ने कहा। तो राजकुमारी ने उत्तर दिया, जो राजकुमार शक्तिशाली और अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ होगा, मैं उससे विवाह करूंगी। मगर बेटी, तुम्हें जितने भी राजकुमार दिखाए गए हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। वे सब बेकार हैं माँ। तो बेटा तुम उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? राजकुमारी ने कहा राजकुमारी ने कहा, ठीक है। कुछ समय बाद एक राजकुमार शादी का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम में क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान ठीक ठीक बता सकता हूँ। ठीक है, आप अतिथि गृह में ठहरिए और विश्राम कीजिए। राजकुमारी ने कहा, हम सोचकर तुम्हारी बात का जवाब देंगे। कुछ दिनों बाद दूसरा राजकुमार शादी का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। राजकुमारी ने उससे भी वही सवाल पूछा तो उसने बताया, मेरे पास स्वनिर्मित एक ऐसा रथ है जो धरती, आकाश, पहाड़ और समुद्र कहीं भी आसानी से चल सकता है। राजकुमारी ने उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। इसके बाद एक राजकुमार और आया। उससे भी वही सवाल किया गया। उसने बताया, मैं तलवार चलाने में धनी हूँ, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमारी ने उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपना निर्णय देने के लिए एक दिन निश्चित कर दिया। निश्चित दिन पर तीनों राजकुमार राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। यहाँ तक कि राजमाता ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया था, मगर राजकुमारी नहीं आई। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर राजमाता को बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजमाता के आदेश से महल का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर राजकुमारी का कहीं पता न चला। पूरे राज्य में शोक छा गया कि राजकुमारी आखिर गई तो कहाँ गई। तभी राजमाता को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजमाता ने उससे कहा, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता करके बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है? अवश्य बता सकता हूँ राजमाता, त्रिकालदर्शी ने अपना ध्यान लगाकर बताया। एक राक्षस राजकुमारी को उठाकर अपने महल में ले गया है।
उसका महल अरावली पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थल में बना हुआ है। कहते हुए कहते हुए उसने वहां का एक नक्शा भी बनाकर दे दिया। रथी राजकुमार उदयवीर ने अपना रथ तैयार कर लिया और तलवारधारी राजकुमार धनंजय ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। फिर राजमाता की आज्ञा लेकर तीनों राजकुमार राक्षस के महल की ओर चल दिए। त्रिकालदर्शी ने देखा कि राक्षस राजकुमारी को यातनाएं दे रहा है। वे तीनों ही राक्षस पर हमला करके राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए चल दिए। कुछ समय पश्चात वे राक्षस के महल पर पहुंच ही गए और राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजकुमार धनंजय की तलवार के सामने राक्षस एक पल भी न ठहर सका और मारा गया। राक्षस की मृत्यु के साथ ही उसका माया जाल भी समाप्त हो गया और उसके महल आदि सब गायब हो गए। तीनों राजकुमार राजकुमारी को वापस राजमहल राजमाता के पास लेकर आ गए। वापस आने पर वे तीनों राजकुमार राजकुमारी पर अपना अपना दावा करने लगे। त्रिकालदर्शी ने तर्क दिया। उसका कहना था कि यदि मैं अपना गणित लगाकर यह न बताता कि राजकुमारी इस समय कहाँ है तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। इसीलिए राजकुमारी पर सिर्फ मेरा हक है। उदयवीर का दावा था, अगर मेरे पास ऐसा करामाती रथ न होता तो किसी भी सूरत में राक्षस तक नहीं पहुंच सकते थे। धनंजय का कहना था कि राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाना असंभव था, नामुमकिन था। यह काम मैंने किया है, इसीलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। राजा विक्रम, वेताल ने कहा। उन तीनों का तर्क अपने अपने स्थान पर सही था। तीनों ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। राजकुमारी से जब इस विषय में पूछा गया तो उसका कहना था कि वह तीनों के एहसान तले दबी है, अतः वे तीनों ही कोई निर्णय करें। विक्रम, अब तुम ही बताओ कि राजकुमारी पर किसका अधिकार है। वेताल ने विक्रम से कहा कि अब विक्रम तुम ही बताओ कि राजकुमारी पर किसका अधिकार है। विक्रम ने कहा, मेरे मत के अनुसार तो राजकुमारी पर धनंजय का अधिकार होना चाहिए। वेताल ने पूछा, कैसे? धनंजय का अधिकार क्यों होना चाहिए? विक्रम ने कहा, क्योंकि वह शक्तिशाली है। धनंजय ने ही राक्षस को मारकर राजकुमारी को उसके चंगुल से आजाद कराया है। राजकुमारी को ढूंढना असंभव नहीं था। दो चार दिनों बाद तो उसका पता लग ही जाना था, मगर बड़ी बात है राक्षस को मारना। इसलिए राजकुमारी पर धनंजय का ही अधिकार है। वेताल ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय बिल्कुल सही है। कहकर वेताल एकाएक उसके कंधों से उठकर हवा में तैरने लगा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तलवार उसे छू भी नहीं सकी। वेताल कहता है, विक्रम तू भूल जाता है, मैंने तुझसे कहा था ना कि यदि तू बोला तो मैं लौट जाऊंगा। कहकर वेताल तेजी से अपने ठिकाने की ओर उड़ने लगा। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली कहानी के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।